हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 8 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दैट एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं एंड मेजोरिटी ऑफ द आर्टिकल्स इज अबाउट द टॉपिक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। एंड एक आपका इक्वलाइजेशन लेवी जो आपका टैक्स लगाया जाता है भारत के द्वारा डिजिटल कंपनीज के ऊपर, उससे एसोसिएटेड है। एंड एक आपका कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उससे एसोसिएटेड है। तो 6 आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट मूव्स एडिबल ऑयल इंपोर्ट ऑप्शंस। तो लगातार आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका यूक्रेन रशिया इश्यू है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब इसका इम्पैक्ट मैंने बार बार आपको बताया है कि इसका इम्पैक्ट किस किस सेक्टर में हो सकता है। तो एक बेसिक बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपका नेचुरल गैस या फिर आपका जो क्रूड ऑयल सप्लाई है उस पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, जिसके कारण आपका जो शेयर मार्केट है वो प्रभावित हो रही है। एंड 2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो ग्लोबल चिपसेट सप्लाई है, चिपसेट यानी कि जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग तैयार करते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स बनाते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड चिप्स हैं उसके जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसे नियोन हो गए या फिर पैलेडियम हो गए, ये जो रॉ मटेरियल्स है ये इंटीग्रेटेड चिप्स बनाने में काम आती है। तो मेजॉरिटी ऑफ दीज आर इंपोर्टेड फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया। तो इन सब का भी इश्यू देखने को मिला था, जिसके कारण ग्लोबल लेवल पर जो सप्लाई है वो प्रभावित हुई। अब एक और इश्यू निकल कर आई है, खासकर इंडिया को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका एडिबल ऑयल है उसमें से भी क्या आपका जो सनफ्लावर ऑयल है उसका सप्लाई देखने को मिल सकता है, उसके सप्लाई में कमी देखने को मिल सकती है। बिकॉज मैं डिस्कस करूंगा एक मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द सनफ्लावर ऑयल भारत यूक्रेन से इंपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है वहां पर अभी डिस्टरबेंस चल रही है, तो उसका असर इंडिया के इंपोर्ट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये आप ब्रॉडर डायमेंशन अपने दिमाग में डाल लो कि क्या क्या इम्पैक्ट भारत को झेलने पड़ सकते हैं। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस आप देख सकते हो कितनी महंगी हो गई है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस गोइंग ऑन इन द रीजन ऑफ रशिया यूक्रेन। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सिलेबस में आपका हो जाएगा मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो मेजर क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एडिबल ऑयल्स का मतलब आप समझते होगे, जो आपके खाने पीने के लिए जो तेल इस्तेमाल की जाती हैं उसे हम एडिबल ऑयल कहते हैं। इसके वेराइटीज है, वेराइटीज कहने का मतलब सनफ्लावर ऑयल ले लो, सोयाबीन ऑयल ले लो, पाम ऑयल ले लो। पाम ऑयल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो अब क्या करिए गवर्नमेंट, चूंकि जो यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल का जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो रहा है, भारत इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। यानी कि दूसरे देशों की तरफ भारत बढ़ रहा है कि चलो दूसरे देश से कम इंपोर्ट को बढ़ावा दी जाए, बिकॉज हमारे जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई कांस्टेंट होते जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं हमें डाइवर्ज करने की जरूरत होगी। तो देख सकते हो गवर्नमेंट इज टॉकिंग टू द कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम द यूक्रेन। कैसे? तो आप देख सकते हो इंडिया इंपोर्ट करता है मेजोरिटी ऑफ इट्स सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम यूक्रेन रशिया रीजन, एंड ये जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुई है बिकॉज ऑफ दीज ऑनगोइंग वॉर। अब हम बात करते हैं एडिबल ऑयल के इंपोर्ट का क्या स्टेटस है भारत में, तभी आपको पिक्चर समझ में आएगी। तो देख सकते हो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है हमारे देश में एडिबल ऑयल का, ओनली 30% ऑफ द डिमांड को फुलफिल करता है, ओनली 30%। यानी कि जो 70% जो डिमांड है एडिबल ऑयल का आर फुलफिल्ड बाय व्हाट, आर फुलफिल्ड बाय इंपोर्ट। ठीक है, देख सकते हो 2019 में इंडिया ने एडिबल ऑयल्स लगभग 40% ऑफ द एग्रीकल्चरल इंपोर्ट बिल का इंपोर्ट किया था। यानी कि 100% लेट से एग्रीकल्चरल इंपोर्ट बिल आते हैं। एग्रीकल्चर इंपोर्ट बिल में बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग द
एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल का शेयर आप देख सकते हैं 40% था, तो एक मेजर शेयर है। एंड अगर हम बात करें जो एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट किए जाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसका होता है, तो आपने पढ़ा भी होगा पाम ऑयल का सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है। आप देख सकते हो मेजोरिटी 54% इंपोर्ट किए जाते हैं पाम ऑयल का। दूसरे नंबर पे है आपका सोयाबीन ऑयल, तीसरे नंबर पे है आपका सनफ्लावर ऑयल, एंड बाकी कुछ अदर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो सनफ्लावर ऑयल है 19% जो टोटल इंपोर्ट है वो कंस्टिट्यूट करता है। तो अभी यूक्रेन में डिस्टरबेंस चल रहा है, तो ये जो इंपोर्ट है वो अभी प्रभावित होगा। दैट्स व्हाई इंडिया इज फाइंडिंग अल्टरनेटिव कि कुछ दूसरे देश से उपाय लगाया जाए सो दैट हमारी जो सप्लाई है वो बनी रहे। एंड सबसे ज्यादा भारत कहाँ से इंपोर्ट करता है सनफ्लावर ऑयल का, तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा आपका यूक्रेन से ही करता है। इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर डिस्टरबेंस चल रहा है तो फिर जो सनफ्लावर ऑयल का जो इंपोर्ट है भारत में उसका जो सप्लाई है वो प्रभावित होगा ही होगा। 81% कोई मामूली बात नहीं है, इट इज ए मेजोरिटी शेयर। दूसरे नंबर पर रशिया आ जाता है ना। एंड नेक्स्ट इज योर अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना से बढ़ाया जाए सप्लाई तो ये हो सकता है क्योंकि अर्जेंटीना में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं चल रही है ना। तो अर्जेंटीना कहाँ है, साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है उसमें ये कंट्री है, अर्जेंटीना है, फिर चिली है, और भी बहुत सारे कंट्री आ जाते हैं। आप हमें बताओ साउथ अमेरिका में टोटल कितनी कंट्री है और जो आपके लैंडलॉक कंट्री है वो कौन कौन से है। तो सजेशन क्या दी गई है, तो सजेशन वही है कि भाई साहब अल्टरनेटिव सनफ्लावर इंपोर्ट वाले कंट्रीज को ढूंढो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्जेंटीना से सप्लाई चेन बढ़ा दिया जाए। उसके बाद जो फार्मर्स हैं हमारे देश में जो ग्रो करते हैं एडिबल ऑयल को, इनको अवेयर किया जाए न्यूअर वेराइटीज ऑफ द क्रॉप्स एंड उनको गुड क्वालिटी सीड प्रोवाइड की जाए सो दैट बेटर प्रोडक्शन हो सके इन द कल्टिवेटेड एरिया। एंड नेक्स्ट इज योर अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर दो। अल्टरनेटिव यानी कि अभी हम सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं तो उसका अल्टरनेटिव जैसे राइस ब्रांड ऑयल यूज कर सकते हैं, कॉटन सीड ऑयल यूज कर सकते हैं तब तक के लिए जब तक हमारा जो सप्लाई चेन है वो ठीक नहीं हो जाता। एंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स, तो अब गवर्नमेंट क्यों इनिशिएटिव ले रहा है, बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्शन उतनी होती ही नहीं है, इसलिए इसको प्रमोट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है। तो क्या इनिशिएटिव है हमने बार बार डिस्कस किया है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम 2021 एंड वेयर द कस्टम ड्यूटीज ऑन एडिबल ऑयल। एंड नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल सेस जो लगाए जाते हैं, एग्रीकल्चरल सेस इज ए टाइप ऑफ टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल सेस जो लगाए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा क्रूड पाम ऑयल के लिए वो 7.5% पहले लगाई जाती थी, उसको कम करके 5% कर दी गई है सो दैट डोमेस्टिक एडिबल ऑयल इंडस्ट्री बूस्ट हो सके। क्योंकि टैक्स कम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो मैन्युफैक्चरर है वो फैसिलिटेट होंगे टू प्रोड्यूस द एडिबल ऑयल। तो ये बातें हैं। तो ये हमने फ्रेंड्स फर्स्ट आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल, नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस टाइटल्ड नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट 2006-7 एंड 2017-18। तो और कुछ नहीं है बल्कि जो आपका नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस है, यानी कि दशक में 10 सालों में क्या वेटलैंड में परिवर्तन हुई है उसका एक एटलस आपका जारी किया गया है फॉर द पीरियड 2006 से लेकर 2017 तक। तो ये 10 साल का पीरियड हो जाएगा। इस पीरियड में क्या चेंजेज हुई हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली बात तो ये कि वेटलैंड क्या होता है इसे समझना जरूरी है। तो उसे समझने के लिए हम रामसर कन्वेंशन में जो वेटलैंड का डेफिनेशन दिया गया है उस पर पहुंचते हैं। तो आप देख सकते हो रामसर कन्वेंशन के अनुसार वेटलैंड कोई भी एरिया हो गया मार्शी रीजन वाला या फिर पीटलैंड या फिर वाटर से भरा इलाका हो गया। और याद रखना है ये वेटलैंड जो है नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्पोररी भी हो सकते हैं। और उसमें वाटर या तो स्टैटिक हो जैसे लेक का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आपका फ्लोइंग कर रहा हो, या फिर फ्रेश वाटर हो सकता है, ब्रेकिश वाटर हो सकता है, साल्टी वाटर हो सकता है। इवन इट इंक्लूड्स द एरियाज ऑफ मेराइन वाटर द डेप्थ ऑफ विच at low tide does not exceed 6 meters। इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना, the depth of which at low tide does not exceed 6 meter। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपको ही पता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द मून एंड सन, इसके अट्रैक्शन के कारण आपका लो टाइड
हाई टाइड होता है। तो हाई टाइड में जो वाटर लेवल है वो और ज्यादा कोस्ट की तरफ आ जाते हैं, लैंड मास की तरफ आ जाते हैं, और जो लो टाइड के दौरान आपका जो वाटर है वो रिसाइड करता है। तो लेट्स से कि लो टाइड का इवेंट चल रहा है और पहले हाई टाइड में वाटर का लेवल यहाँ होता था और रिसाइड करके वाटर का लेवल लो टाइड के दौरान यहाँ पर हो गया। तो लो टाइड के दौरान अगर वहां पर जो डेप्थ है उस पार्टिकुलर वाटर लेवल का वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं है, तो फिर वो मेराइन वाटर भी आपका वेटलैंड कहलाएगा। ठीक है, तो डेप्थ जो है आपका 6 मीटर से ज्यादा ना हो इन द मेराइन वाटर एट द लो टाइड लेवल। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी था। इस डिफिनेशन को अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। और अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें वेटलैंड के, तो आप देख सकते हो मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, ये भी आपका वेटलैंड होगा, है ना। मार्शी इलाका आप देख सकते हो, ये आपका जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, धान वाले पैडी प्लांटेशन किए जाते हैं, वो भी आपका एज पर द रामसर कन्वेंशन ये वेटलैंड के डेफिनेशन में आ जाता है। इवन आप ये देख सकते हो, यू कैन सी दिस एरिया मैंग्रोव्स, आप देख सकते हो द लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया ऑफ द अर्थ मैंग्रोव सुंदरबन। मैंग्रोव्स यानी कि सुंदरबन में आपको मैंग्रोव्स मिल जाते हैं। तो सुंदरबन सबसे बड़ा वेटलैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड में, आपको पता है, इंक्लूडिंग इंडिया तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया, अब चलते हैं अपने कंसेप्ट पर। क्या इंडिया वेटलैंड से रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशन बना के रखा है? बिल्कुल बना के रखा है। आप देख सकते हो इंडिया के पास वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 है जो वेटलैंड के प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की बात करता है। और ये रूल्स आपको याद रखना है, नोटिफाई की गई है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This is very very important. You need to remember that कि ये Environment Protection Act के अंतर्गत नोटिफाई किए गए। रूल्स हमेशा किसी एक्ट के अंतर्गत ही नोटिफाई किए जाते हैं, तो दैट्स वाई ये नोटिफाई किए गए हैं आपका Environment Protection Act के तहत। तो ये क्लियर हो गई होगी आपकी वेटलैंड की डेफिनेशन। ठीक है, अब चलते हैं, ये जो आपका नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस है, इसको प्रिपेयर किया गया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो इसरो का ही एक पार्ट है, हिस्सा है, ऐसे कह सकते हैं। और इसमें हाईलाइट की गई हैं जो भी परिवर्तन हुआ है पास्ट डिकेड में, पिछले 10 सालों में वेटलैंड्स में अक्रॉस द कंट्री, उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवाया गया है। और वैसे तो ओरिजिनल एटलस रिलीज की गई थी बाय द SAC यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 2011 में, एंड ओवर द ईयर्स यहाँ से जो डाटा निकल कर आई वेटलैंड्स वाली, उसका इस्तेमाल एक्सटेंसिवली यूज किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर प्लानिंग द प्रोसेस, फॉर मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड, है ना, फॉर रीइनोवेशन ऑफ द वेटलैंड्स। तो डाटा के माध्यम से आपका वेटलैंड के हेल्थ सबको मॉनिटर किया जाता रहा है। अब बात करते हैं क्या की हाईलाइट निकल कर आई है। तो आप देख सकते हो नेशनल लेवल पर जो टोटल वेटलैंड एरिया है वो लगभग कितना है, 15.98 मिलियन हेक्टेयर। मिलियन हेक्टेयर आपको याद रहे या नहीं रहे, लेकिन ये जरूर याद रखना है, इट इज अबाउट 4.86% ऑफ कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो कंट्री का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 4.86% है आपका क्या, वेटलैंड का एरिया। ठीक है, एंड इवन जो वेटलैंड के वेरियस टाइप्स होते हैं, लेकिन मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल वेटलैंड एरिया वो किसके द्वारा कवर्ड है, रिवर के द्वारा। अप्रोक्स इसका शेयर आप देख सकते हो 35.2% का है। एंड अनदर 43% ऑफ वेटलैंड एरिया कवर्ड है बाय द कंबाइनिंग रिजर्वेयर इंक्लूडिंग 17.1%। यहाँ पर कुछ डाटा आई थिंक मिसमैच हुआ है ना, तो यहाँ पर एक बार न्यूज़पेपर में आप देख लेना। एंड उसके बाद आप देख सकते हो जो मेजॉरिटी ऑफ इंक्रीमेंट वेटलैंड एरिया में आया है पिछले 10 सालों में, वो आपका आया है इनलैंड मैन मेड वेटलैंड में। व्हाट डू यू मीन बाय इनलैंड मैन मेड वेटलैंड? व्हेन वी से इनलैंड मैन मेड वेटलैंड, तो इसका मतलब इनलैंड वाले इलाका में, यानी कि विद इन द लैंड मास। एक तो आपका हो गया मेराइन, एक हो गया आपका इनलैंड। मेराइन वाला तो हो गया आपका जो कोस्टल रीजन सब होते हैं वो हो गया, लेकिन इनलैंड वाला हो गया विद इन द लैंड मास। ठीक है, और मैनमेड का मतलब ये जो वेटलैंड है आर्टिफिशियली बनाए गए। तो जो मेजोरिटी ऑफ द इंक्रीमेंट वेटलैंड एरिया में हुआ है पिछले 10 सालों में, वो हुआ है आपका इनलैंड मैनमेड में।
आप देख सकते हैं 81.5%। एंड फिर आपका कोस्टल आर्टिफिशियल कैटेगरीज में, कोस्टल आर्टिफिशियल कैटेगरी में कितना परसेंट का इजाफा हुआ है? आपका 17% का इजाफा हुआ है। लेकिन डिक्रीमेंट देखने को मिली है कोस्टल नेचुरल वेटलैंड में। कोस्टल नेचुरल वेटलैंड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आपका भारत का पेनिनसुलर मैप है, ये सब आपके इधर वाले जो इलाके हो गए, ये सब आपके कोस्टल नेचुरल वेटलैंड हो गए, ठीक है। एंड ये जो आपके कोस्टल नेचुरल वेटलैंड है वो मोस्टली कन्वर्ट हो गए कोस्टल मैनमेड कैटेगरी में, ये भी एक कंसर्न की ही बात है। एंड मैंग्रोव एरियाज में, कोरल रीफ एरियाज में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो ये पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो ये हमने फ्रेंड्स डिटेल से डिस्कस किया अबाउट द सेकेंड आर्टिकल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये भी आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से ही है। हाउ मेनी टाइगर्स आर टू मैनी? तो यहाँ पर आपको कैरिंग कैपेसिटी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो सिलेबस देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 3 विल कवर, और आर्टिकल नंबर 2 भी कवर होगा आपका कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। आर्टिकल 2 के सिलेबस को मैंने डिस्कस नहीं किया था, बट दिस विल बी कवर्ड इन द कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो एक स्टडी की गई थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसमें जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स निकल कर आई हैं उसमें ये सजेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि जो डेंसिटी है टाइगर्स की, डेंसिटी यानी कि टाइगर का पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया आप कह सकते हो, तो जो डेंसिटी है टाइगर्स की सुंदरवन रीजन में, वो कैरिंग कैपेसिटी पहुंच चुकी है ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। व्हाट डू मीन बाय कैरिंग कैपेसिटी? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल समझते, एक रूम है उसकी कैरिंग कैपेसिटी 10 है, यानी कि वहां पर सिर्फ 10 व्यक्ति ही रह सकते हैं। अब भाई साहब जब 10 से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर रहा है। उसी प्रकार से अब सुंदरवन इलाका है, अब वहां पर जो टाइगर पॉपुलेशन आएंगे, जाहिर सी बात है कि एक सर्टेन पॉपुलेशन ही सरवाइव कर सकेगा। उससे बियॉन्ड अगर पॉपुलेशन हो जाता है तो फूड शॉर्टेज हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, युद्ध होने लगेंगे, तो फिर दिक्कतें हो जाती है। तो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग यही बता रही है कि जो टाइगर की डेंसिटी है इन द सुंदरबन, वो कहीं ना कहीं कैरिंग कैपेसिटी पहुंच चुकी है। और ये जो आपका ऑल इंडिया टाइगर रिपोर्ट 2018 है, इसके तहत जो कैरिंग कैपेसिटी सुंदरबन में बताई गई वो है आपका 4 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में 4 टाइगर्स होने चाहिए, ये कैरिंग कैपेसिटी है। एंड जबकि आपका जो ऑनगोइंग स्टडी चल रहा है इसमें दिखा रहा है कि जो डेंसिटी है लगभग 3 से 5 टाइगर्स की है। तो क्या इंडिकेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं कैरिंग कैपेसिटी पहुंचने वाली ही है। तो कैरिंग कैपेसिटी के बारे में हमने डिस्कस भी किया। इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्पीसीज एवरेज पॉपुलेशन साइज इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट, कि पार्टिकुलर हैबिटेट है, फॉर एग्जांपल सुंदरबन की ही बात कर ले, ठीक है। तो वहां पर जो स्पीसीज का एवरेज पॉपुलेशन साइज कितना हो सकता है उसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। एंड जाहिर सी बात है जो स्पीसीज के पॉपुलेशन साइज है, अब जितना मन उतना तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट तक ही होगा, अदरवाइज जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो निगेटिवली असर कर सकते हैं। जैसे अगर कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड हो गया पॉपुलेशन तो एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाएगा, एडिक्वेट शेल्टर नहीं मिल पाएंगे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, वाटर की अवेलेबिलिटी की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी जैसे इंडिया में ही देख लो, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो फिर कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, चाहे वो आपका फूड की बात करो, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट की बात करो, या फिर आपका अदर इश्यूज की बात करो। तो उसी प्रकार से आप इससे रिलेट कर सकते हो। एंड इट इज़ एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर द मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बात तो है ही है। अब स्टेप्स की क्या ज़रूरत है, तो देख सकते हो न्यू पैरामीटर लाया जाए जिसके तहत पीक डेंसिटी जो फॉरेस्ट के डिक्लेयर किए जाते हैं उसको रिवाइज किया जाए, बिकॉज ह्यूमन इंटरफेस बढ़ता जा रहा है लाइवलीहुड के लिए ड्यू टू द कोविड-19। एंड सस्टेनेबल लैंड यूजेज की जाए सो दैट डैमेज कम से कम हो, और एडिक्वेट इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाए सो दैट वाइल्ड लाइफ का एक्सेप्टेंस हो। एंड फंक्शनल कनेक्शंस बिटवीन द रिजर्व्स वो स्थापित किए जाए सो दैट टाइगर्स आसानी से हेल्दी इंटरमिक्स कर सके पॉपुलेशन के बीच, तो ये बातें भी है। एंड नया मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज वाइल्ड लाइफ का लाना पड़ेगा,
और उसमें आपका कम से कम डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है ये मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को एट द लोकल लेवल, सो दैट प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके वाइल्ड लाइफ का। एंड अगर हम सुंदरबन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा है ये आप देख सकते हो, है ना। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के कोस्टल रीजन में आपका पूरा ये आपका सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा है। और यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स मिल जाएंगे, लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और मोर देन 4,000 स्क्वायर किलोमीटर वेस्ट बंगाल में, बाकी जो है आपका बांग्लादेश में है। एंड ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और वेटलैंड भी है। रामसर के तहत ये वेटलैंड भी डिक्लेयर्ड है, लार्जेस्ट वेटलैंड भी है भारत का। एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है, 1987 में डिक्लेयर किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सुंदरबन के बारे में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा एंड आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड रामसर के तहत वेटलैंड भी डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। साइंस बिहाइंड जेट्स ऑफ प्लाज्मा अकरिंग ऑल ओवर सन्स क्रोमोस्फेयर अनरेबल्ड। तो आखिरकार जो प्लाज्मा जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है और ये सन के क्रोमोस्फेयर में देखने को मिलता है, तो आखिरकार ये क्यों देखने को मिलता है, इसके बारे में कहीं ना कहीं स्टडी निकल कर आई है। तो ये आर्टिकल उससे डील करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो आप देख सकते हो सिलेबस में आपका अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस इधर आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 4 अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस। स्पेस में आपका वही हो गया सन, यूनिवर्स, इन सब के बारे में। तो जो आपका जेट्स ऑफ प्लाज्मा है, यानी कि प्लाज्मा का जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं जेट्स ऑफ प्लाज्मा। और प्लाज्मा याद रखना है आपको, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट होता है ना, फोर्थ स्टेट आपका प्लाज्मा स्टेट होता है। और ये जो प्लाज्मा है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये लगभग जो सन का क्रोमोस्फेयर है उसके इर्द गिर्द अकर करता है। कहाँ है सन का क्रोमोस्फेयर, ये आप देख सकते हो। सन का ऊपरी लेयर आपका क्या है, फोटोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका फोटोस्फेयर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बिलो आपका आता है क्रोमोस्फेयर। जैसे आपका अर्थ का स्ट्रक्चर है ना, क्रस्ट मेंटल कोर, उस प्रकार से सन का भी स्ट्रक्चर डिमार्केटेड है। वहां पर भी कोर होता है, वहां पर भी कन्वेक्शन जोन होता है जहां पर जो हीट है वो जनरेट होती रहती है, पावर्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन एंड अदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब बात करते हैं क्या कंटेक्स्ट है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है विच अकर्स एवरीवेयर इन द सन्स क्रोमोस्फेयर, तो ये जो जेट्स है या फिर आपका जो जेट ऑफ प्लाज्मा है ये एक प्रकार से थिन ग्लास लाइक प्लाज्मा स्ट्रक्चर्स की तरह दिखता है। एंड ये कॉन्स्टेंटली सरफेस पर शूट अप होते रहते हैं, लेकिन बिकॉज सन के पास ग्रेविटी भी है तो शूट अप होने के बावजूद ये आपका ब्राउट डाउन भी हो जाते हैं बाय द ग्रेविटी, ठीक है। एंड अब बात करते हैं जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आखिरकार एक्सप्लेन किया है ऑरिजिन ऑफ स्पिक्यूल्स को जो सन पर होते रहते हैं लेबोरेटरी के माध्यम से एज एन एनालॉजी। तो आखिरकार क्या निकल कर आ रही है उसे हम देखते हैं। तो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट एलोबरेटेड द फॉलोइंग, क्या बातें निकल कर आई है देख सकते हो। जो प्लाज्मा है विच इज राइट बिलो द विजिबल सोलर सरफेस, तो जो विजिबल सोलर सरफेस है वो आपका फोटोस्फेयर है, उसके नीचे आप देख सकते हो क्रोमोस्फेयर दिख रहा है और इसी के इर्द गिर्द आपका प्लाज्मा मौजूद है। तो जो प्लाज्मा है राइट बिलो द विजिबल सोलर सरफेस वो परपेचुअली आपका स्टेट ऑफ कन्वेंशन में होता है। स्टेट ऑफ कन्वेंशन यानी कि कंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ द एनर्जी सप्लाइड ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ये जो आपके चार्ज पार्टिकल्स है, लेकिन ये कैसे फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कैसे ये ऊपर उछलते हैं फिर ये नीचे आ जाते हैं ग्रेविटी के कारण। तो इट इज ऑल बिकॉज दे आर पावर्ड बाय द न्यूक्लियर एनर्जी, बिकॉज सन इज ए सोर्स ऑफ ह्यूज न्यूक्लियर एनर्जी। आपको पता है वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है। और ये जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज कहाँ से होता है, तो ये जो आपका हॉट डेंस कोर है, कोर जो सबसे निचला लेयर होता है सन का, जैसे हमारे अर्थ का भी सबसे अंदर वाला लेयर कोर है उसी प्रकार से सन का भी अंदर वाला लेयर कोर ही है। तो वहां से आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होते रहता है और बिकॉज ऑफ दैट हीट जिसको हम कन्वेंशन भी कहेंगे, कन्वेक्शन, लगभग पीरियोडिक
सप्लाई होते रहता है और आपका प्लाज्मा को ये फैसिलिटेट करता है इन द सोलर क्रोमोस्फेयर। तो ये जो आपका स्ट्रॉन्ग किक्स निकल कर आते हैं फ्रॉम द बॉटम बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, ये क्रोमोस्फेयर प्लाज्मा को शूट करते हैं, पुश करते हैं आउटवर्ड, वो भी अल्ट्रासोनिक स्पीड्स पर इन द फॉर्म ऑफ थिन कॉलम्स या फिर स्पिक्यूल्स। थिन कॉलम्स यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, स्पिक्यूल जिसको हम कहते हैं लेयर है ना, इसी को हम कहेंगे। एंड जो स्पिक्यूल्स है ये आपका सारे साइज एंड स्पीड्स में आ सकती है और आपको याद रखना है स्पिक्यूल्स टर्म्स को, ठीक है, बिकॉज कभी कभी पूछ लेगा स्पिक्यूल्स टर्म समटाइम्स सीन इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू आपका जो प्लाज्मा इवेंट होता है सन में उससे एसोसिएटेड है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। However, जो प्रोसेस है बाय विच प्लाज्मा सप्लाई होते हैं सोलर विंड में, क्योंकि सोलर विंड आपको पता है एक प्रकार से इलेक्ट्रिकली चार्ज विंड होता है जो पूरे यूनिवर्स में एक प्रकार से फैलने का प्रयास करता है, इंक्लूडिंग उसका असर आपको अर्थ पर भी देखने को मिलता है, अर्थ के सैटेलाइट पर भी देखने को मिल सकता है। तो जो प्रोसेस बाय विच जो प्लाज्मा सप्लाई किए जाते हैं टू द सोलर विंड एंड जो सोलर एटमॉस्फेयर हीट होता है टू 1,000,000 डिग्री सेल्सियस, उसका पता अभी फिलहाल नहीं लगाया जा सका है। तो ये आपका कुछ है जो हमने देखा आर्टिकल्स को। होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज योर अबाउट इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है। तो जो इक्वलाइजेशन लेवी एक प्रकार से टैक्स ही है जो भारत के द्वारा लगाया जाता है ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज प्रोवाइड करती हैं हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, वो इक्वलाइजेशन लेवी लगाना इन कंपनीज के ऊपर भारत का सॉवरेन राइट है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जस्टिफाई किया है कि जो 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगाए जाते हैं भारत के द्वारा ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो भी मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज प्रोवाइड करती है, जैसे फेसबुक, गूगल है, ये सब आपके भारत में रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सप्लाई करते हैं सर्विसेज और रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनको कहीं ना कहीं पैसे या रेवेन्यू देने पड़ने हैं भारत सरकार को। तो इसीलिए इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई थी, क्योंकि सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट था ये। बहुत रेवेन्यू अर्न करते हैं ये कंपनीज, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार को पहले रेवेन्यू नहीं मिल पाती थी इनसे, इसलिए भारत सरकार ने डिसीजन लिया था कि नहीं, हमें भी इक्वलाइजेशन लेवी लगाना है और जो रेवेन्यू होते हैं उसके सर्टेन परसेंटेज भारत को भी मिलने चाहिए, ठीक है। तो यही बात निकल कर आई है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सॉवरेन राइट है टू टैक्स रेवेन्यूज अर्नड फ्रॉम द ऑपरेशंस इन द कंट्री। तो जो टैक्स जियान से ई कॉमर्स फर्म्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब विद्रॉ कर लो इस 2% इक्वलाइजेशन लेवी को, बिकॉज वी आर नॉन रेसिडेंट कंपनीज, हम जो है जहाँ पर रजिस्टर्ड है वहाँ पर टैक्स देते हैं, तो फिर दो जगह हम टैक्स नहीं दे सकते, इसलिए विद्रॉ कर लिया जाए। लेकिन भारत ने साफ साफ इसको मना कर दिया है। तो सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में आपका आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इक्वलाइजेशन लेवी का जो कंसेप्ट है 2015 में भारत लेकर आया था, एक प्रकार से ये एंट्री मेजर था एंड इट वाज वन ऑफ द 3 मेजर्स टू टैकल इमर्जिंग इश्यूज जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के कारण हो रहे थे एंड इट वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय OECD, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। पिलर 1 एक्शन प्लान में ये बातें कही गई थी कि भाई साहब जो डिजिटल कंपनीज है जो डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं और खूब प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन जहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर ये रेवेन्यू नहीं देते हैं, तो उसके लिए आपका एक इक्वलाइजेशन लेवी कंसेप्ट लाया जाए सो दैट इन्हें भी टैक्स किया जाए। तो it was proposed by the OECD in Pillar 1 Action Plan of Base Erosion and Profit Shifting Project। Base Erosion and Profit Shifting क्या होता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो सब्सिक्वेंटली जो OECD या फिर G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है BEPS का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है ग्लोबल टैक्स को लेकर, और इसमें 2 पिलर्स हैं। तो याद रखना आपका जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का कंसेप्ट है वो कहाँ से निकल कर आया है,
OECD या फिर G20 से निकल कर आए, G7 से निकल कर नहीं आए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पिलर 1 में क्या होता है आपका, तो पिलर 1 के तहत ये जो है अप्लाई होंगे लगभग 100 बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज के ऊपर, जिसका ग्लोबल टर्नओवर 20 बिलियन यूरोज है एंड प्रॉफिटेबिलिटी मोर देन 10% है। तो बेसिकली ये कहता है कि जो भी आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसके सर्टेन पोर्शन आपको उन जगहों पर रीएलोकेट करने पड़ेंगे जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल बहुत सारे देशों में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो फिर इंडिया में आपको जो भी प्रॉफिट्स निकल कर आ रहे हैं सर्टेन परसेंटेज आपको इंडिया में ही रिलोकेट करने पड़ेंगे। एंड पिलर 2 क्या कहता है, पिलर 2 बेसिकली ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करता है 15% का, और इसको 2023 से लागू करने की बात है। और ये भी जाहिर सी बात है लार्ज मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस के ऊपर लागू होंगे, खासकर दोज कंपनी जिसकी जो टर्नओवर है 750 मिलियन यूरो है एनुअल रेवेन्यू का, एंड उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% का लगाया जाएगा। इसको आप सिंपली समझो कि लेट से कि कोई कंपनी है, ठीक है, अब वो एक कंट्री में रजिस्टर्ड है और वो मात्र 5% ही टैक्स लगाती है, लेकिन यही कंपनी भारत में सर्विसेज देती है, ठीक है। तो फिर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के अनुसार भारत मिनिमम 10% का टैक्स लगा सकता है, सो दैट टोटल 15% हो जाए, है ना। तो ये हो गया आपका ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स मतलब क्या होगा, उस कंपनी के ऊपर मिनिमम 15% टैक्स तो लगाई जाएंगी, भले ये जो रजिस्टर्ड कंपनी है और जिस देश में रजिस्टर्ड है वहाँ पर जो टैक्स है वो बहुत ही कम है, लेट से 7% ही है। तो फिर जो दूसरे देश में ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वहाँ पर 8% लगाया जा सकता है इसके ऊपर टैक्स। ये है आपका ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 15%, और ये 2023 से लागू हो सकता है। और जब हम बात करते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग की, तो एक प्रकार से ये मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस के द्वारा एक स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है जो इस्तेमाल करता है वो, और इसके तहत जो आपके टैक्स रूल्स में लूप होल्स होते हैं या फिर गैप्स होते हैं उसका फ़ायदा उठाकर ये टैक्स को पे नहीं करते, या फिर जो एक्चुअल टैक्स है उसको न पे करके कम पे करते हैं बाय टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द लूप होल्स। जैसे फॉर एग्जांपल नाम से पता चल रहा है ना, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी कि जो प्रॉफिट हुए हैं लेट से 100 करोड़ का, तो वो दिखाएगा कि भाई साहब हमारे तो 20 करोड़ के ही प्रॉफिट हुए हैं, बाकी जो 80 करोड़ है वो लोन देने में या फिर रॉ मटेरियल प्रोक्यूर करने में चले गए, तो 20 करोड़ ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन हुआ एक्चुअली में कितना 100 करोड़ का, लेकिन दिखा कितना रहा है 20 करोड़ का। तो टैक्स कितने पर लग रहा है 20 करोड़ का के ऊपर। तो ये है आपका बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट ही शिफ्ट कर दिया, ये बात है। तो ये याद रखना, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग किसका है, OECD का है या फिर G20 का ही कह सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसे हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंडिया लुकिंग टू एडवांस कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। तो इंडिया बांग्लादेश के साथ कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने का प्लान कर रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हुई है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो वी शुड लुक एट द सिलेबस। तो सिलेबस में आप देख सकते हो, वेयर इज द सिलेबस। हाँ, सिलेबस देख सकते हो। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, इसमें आपका कवर होगा। तो इंडिया बांग्लादेश ऑलरेडी, भारत और बांग्लादेश का ऑलरेडी गुड एग्रीमेंट है, यानी कि एग्रीमेंट ऑलरेडी है। आप देख सकते हो 2006 एग्रीमेंट ऑन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया ऑलरेडी ऑपरेट होता है दोनों देश के बीच में, और ये जो टैरिफ रिजीम्स है, टैक्सेशन रिजीम्स जो हैं उसको रेगुलेट करता है फॉर द ट्रेड बिटवीन द नेशन। एंड अगर हम बात करें साप्टा की, याद रखना है आपको, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और इसके तहत इंडिया ने ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एसेस बांग्लादेश को प्रोवाइड किया है ऑन ऑल आइटम्स, लेकिन अल्कोहल एंड तंबाकू को छोड़कर। तो अल्कोहल और तंबाकू को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो आइटम्स है उस पर इंडिया ने ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एसेस बांग्लादेश को प्रोवाइड किया है, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस क्या होगा CEPA का, तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, ये याद रखना है। बायलैटरल ट्रेड जो है स्टीडली ग्रो कर रही है, ये याद रखना है, ये कीवर्ड अच्छा है, स्टीडली ग्रो कर रही है ओवर द लास्ट डिकेड। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो आपका बायलैटरल ट्रेड है वो स्टीडली ग्रो कर रहा है
ओवर द लास्ट डिकेड। और 2021 में ट्रेड जो बांग्लादेश के साथ था लगभग 3.3% ऑफ द एक्सपोर्ट्स, लगभग 9.7 बिलियन डॉलर का दोनों देश के बीच में ट्रेड हुआ था एंड 0.3% ऑफ द इम्पोर्ट्स, और उसका वैल्यूएशन क्या है 1.3 बिलियन डॉलर। एंड जो एक्सपोर्ट्स है बांग्लादेश का इंडिया में वो भी 3 गुना हुआ है ओवर द लास्ट डिकेड, यानी कि जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट इंडिया में वो 3 गुना हुआ है ओवर द लास्ट डिकेड। एंड जो टॉप एक्सपोर्ट्स रहे हैं भारत की तरफ से बांग्लादेश को, तो कॉटन रहा है, कॉटन भारत एक्सपोर्ट करता है, शेड्यूल्स हो गए, फ्यूल हो गए, व्हीकल पार्ट्स एंड मशीनरी हो गए, मैकेनिकल अप्लायंसेस ये सब हो गए। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इन्होंने 4 फोकस एरिया लिस्ट डाउन किया है कि कैसे हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं चैलेंजिंग टाइम्स में। तो पहली बात तो अनइंटरप्टेड सप्लाई चैन है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग एक दूसरे देश में डिलीवर करते हैं उसका जो अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन है उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड साथ ही साथ नीड टू गिव मोर इम्पेटस टू ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट कि जो दोनों देश मिलजुल कर डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस करे। एंड नेक्स्ट इज जो पोटेंशियल एरियाज है इन्वेस्टमेंट का, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर, बांग्लादेश टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, जूट प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, लेदर एंड फुटवेयर, मेडिकल इक्विपमेंट। तो इन पोटेंशियल एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर किया जाए सो दैट दोनों देश के बीच जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े और ट्रेड बढ़े, ये बात है, इंडस्ट्री प्रमोट हो। एंड बोथ कैन बिकम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर दोनों मिलकर ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन्स का, मेडिसिन का करता है तो। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑल दीज आर्टिकल्स 6 आर्टिकल्स डिस्कस किए 1 by 1 इन डिटेल। होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल आर्टिकल्स एंड अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन, थैंक यू।